हेलो दोस्तों, मैं चैनिका आपके लिए इनकम टैक्स का मैराथन वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैराथन में जो भी हम नोट्स यूज़ करेंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करा हुआ है। आपको जो भी डाउट्स हैं आप या तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके सारे डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। अब आज का फर्स्ट मैराथन वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारा फर्स्ट मैराथन वीडियो बेस्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जनरल टैक्स रेट्स पे। तो हम पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे कि जैसे टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, और उसके बाद हम थोड़े से जनरल रेट्स पढ़ देंगे जो हमें इम्पॉर्टेंट है, जो हमें जो जो चीज़ पे एप्लीकेबल है वो हम चेक कर लेंगे। तो टैक्स प्लानिंग वगैरह की मैं आपको एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और इसका आप नोट्स में से मेरे नोट्स में से आप चेक कर सकते हैं कि आपको डिटेल में पूछेंगे नहीं इससे रिलेटेड, आपको मेन सिर्फ यहाँ पे टैक्स रेट्स याद करने के लिए रहेंगे। तो टैक्स प्लानिंग जैसे हम देखते हैं, हाँ तो ये रहा। तो टैक्स प्लानिंग देखने के लिए ये एक लॉन्ग रन प्लान होता है और इसको हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं कि बाद में हम सारे इसके बेनिफिट्स ले सकें। जो लीगल बेनिफिट्स होते हैं वो हम सारे इसके बेनिफिट्स उठा सकें लीगल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग करके। ये लॉन्ग रन के लिए होता है। जैसे अब हमने सोचा कि ये इनकम हमें एग्जेम्प्ट है या इस पर कम टैक्स लगेगा तो हम इसमें अभी इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमें कम टैक्स भरना पड़ेगा फ्यूचर डेट पे। ये हो गया हमारा टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि हम टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमें कम टैक्स पे करना पड़े। हम इसके अंदर टैक्स प्लानिंग नहीं होती, मतलब शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है ये एक्चुअली। ये क्या होता है, शॉर्ट रन बेस्ड होता है कि समझो हमें आज टैक्स भरना है तो हम आज ही बैठ के टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं गवर्नमेंट के, और हम क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट उठा के हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ये प्री प्लान्ड नहीं होता है। फिर आता है टैक्स इवेजन जो कि इलीगल है। टैक्स इवेजन जो कि इलीगल है। इलीगल क्यों है? इसके अंदर हम इलीगल मीन्स के थ्रू हम अपनी इनकम को कंसील करना चाहते हैं। कंसील मतलब अब समझो हमारी इनकम 10 लाख है, हम उसको 5 लाख बता के इनकम कम कर रहे हैं। ये सब पनिशेबल ऑफेंस होता है। और जो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टैक्स मैनेजमेंट चेक करते हैं कि टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है। टैक्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जितने भी रूल्स लॉज रेगुलेशंस होते हैं हम उन सबको कंप्लाई करते हैं, सारे रूल्स लॉज को कंप्लाई करते हैं, पूरे सही एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि हमें बाद में पेनाल्टी वगैरह ना लगे, पेनाल्टी वगैरह अवॉइड कर सकें हम। ये हो गया टैक्स मैनेजमेंट। अब आ गए हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो इसके हैं, वो है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। फाइनेंशियल ईयर कौन कौन जाता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल क्या होता है, एंड होता है मार्च को, है ना। तो अब समझो अभी ये हमारा चल रहा है 21, तो मार्च 21 को एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होएगा, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर 1920, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2021 बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर हो गया जहाँ पे हम इनकम अर्न करते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब जहाँ पे हमारी इनकम अर्न होती है। तो समझो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होते हैं, तो प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 2021, ओके। लेकिन अब हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है, जहाँ पे हमारी इनकम को असेस करते हैं, टैक्स कितना पे करना है हम ये चेक करते हैं, वो हो गया असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या था हमारा, प्रीवियस ईयर था 2021, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज इन दिस केस इट इज 21-22। यानी कि जो हमने 2021 में इनकम कमाई है उसका हम टैक्स पे कब करेंगे, असेसमेंट ईयर 21-22 में पे करेंगे टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये जनरल रूल होता है
कि हमने समझो इनकम कमाई है, हमने इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर में, इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर। असेस कब करेंगे टैक्स के लिए? इन दी असेसमेंट ईयर, दैट इज दी सक्सीडिंग ईयर टू द प्रीवियस ईयर, सक्सीडिंग ईयर टू द प्रीवियस ईयर। लेकिन ये जनरल रूल का 4-5 एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब जो हमने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया, ओके, प्रीवियस ईयर में जो हमने पैसा कमाया, प्रीवियस ईयर में ही हम टैक्स पे करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही हमारी इनकम असेस हो जाएगी। असेसमेंट ईयर तक का हम वेट नहीं करेंगे। कौन से केसेस में वेट नहीं करेंगे? जब या तो इंसान भागने वाला हो अगले साल कि हमें मिलेगा ही नहीं, तो अभी असेस कर लो जल्दी से, तो वैसे ही केसेस दिए हुए हैं यहाँ पे 5। तो यहाँ पे केसेस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। प्रीवियस ईयर में हमने पैसा कमाया और प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स पे करना है। तो ऐसे केसेस कौन से थे? 5 केसेस बताए थे मैंने। क्या है? अगर नॉन रेजिडेंट है और वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है। नॉन रेजिडेंट मतलब जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है ना, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, वो हो गया नॉन रेजिडेंट। जो शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो अगर प्रीवियस ईयर में पैसा कमाता है तो उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा आता है जो लोग इंडिया छोड़कर जा रहे हैं परमानेंटली, ठीक है, या फिर लंबे समय के लिए। अब वो लंबे समय के लिए जॉब करने जा सकते हैं या कोई भी पर्पज से जा सकते हैं, लेकिन वो अगर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो हमें उनका टैक्स यही साल में असेस करना पड़ेगा। हम प्रीवियस असेसमेंट ईयर 21-22 का वेट नहीं करेंगे, हम प्रीवियस ईयर 2021 में ही उनका टैक्स भरवा लेंगे। दूसरा आता है जो AOP BOI होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। वो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होते हैं या फिर स्पेसिफिक इवेंट के लिए फॉर्म होते हैं, या फिर किस लिए फॉर्म होते हैं? स्पेसिफिक इवेंट के लिए फॉर्म होते हैं। तो ये लोगों से भी हम टैक्स अभी ही भरा लेते हैं, क्योंकि उनका पर्पस खत्म हो गया। उनका पर्पस प्रीवियस ईयर, समझो अभी मार्च फेब चल रहा है ना, तो इनका फेब 21 में ख़त्म हो गया। जो इनका जो भी मोटिव था, जिसके लिए फॉर्म हुए थे, रोड बनाने के लिए फॉर्म हुए थे, रोड बन गई, फेब 21 में रोड बन गई। अभी ये बंद करने वाले हैं अपनी कंपनी। तो अभी जब ये अपनी कंपनी बंद करने वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं कि ये टैक्स का अभी ही आप प्रीवियस ईयर मार्च से पहले ही आप भर के हमें दे दो, ठीक है। मार्च 21 से पहले ही आप हमें टैक्स भर के दे दो, हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आ गया इनकम ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज असेट एंड अवॉइड द टैक्स पेमेंट, यानी कि अब हम अपने असेट्स को जल्दी जल्दी किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं उसको किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करके मेरा भागने का प्लान है, या कुछ भी मेरा प्लान है जिससे मैं अपना टैक्स को अवॉइड करना चाहती हूँ। तो ऐसे वाले केसेस में भी हम अभी ही टैक्स भरा लेंगे, हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। दूसरा आता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस के अंदर क्या हो जाता है कि अब अगर मेरा ये साल का टैक्स है, ठीक है, और मैं ये साल अपना बिजनेस बंद करके जा रही हूँ, अगर मैं बंद कर रही हूँ तो उसके बाद तो मैं लायबल ही नहीं रहूँगी टैक्स पे करने के लिए, तो मेरे को यही साल में टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं अगले साल तक का वेट नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे? पर्सन्स का। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं पर्सन में, कि जो टैक्स होता है वो पे कौन करेगा, हु विल पे टैक्स, ठीक है। क्या आपका पेट पे करेगा? नो। तो कौन पे करेगा? इसके अंदर यहाँ पे 7 लोगों के नाम बताए हुए हैं कि कौन कौन पे करेगा। तो इन्होंने फर्स्ट में क्या बोला हुआ है कि इंडिविजुअल कौन हो गया? मैं, आप, जिसकी कोई कंपनी नहीं होती, वो खुद अपना एक अलोन पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है। क्या? जैसे समझो मैंने टीचिंग की जॉब खोली, टीचिंग का बिजनेस खोल लिया, सॉरी, उसके अंदर इंडिविजुअल हो गई मैं जो टैक्स पे करूँगी वो इंडिविजुअल कैटेगरी में पे करूँगी। वैसे ही होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपको मालूम ही होगा, वो लोग भी पर्सन्स के कैटेगरी में आते हैं। ये पर्सन मतलब जो लोगों को टैक्स पे करना होगा, ठीक है। कब करना है और नहीं करना वो हम बाद में देखेंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनको टैक्स पे करना है किस किस लोगों को। फर्म जो फॉर्म होती है LLP वगैरह, और कंपनी हो गई। फिर उसके बाद AOP और BOI क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब उसमें इंडिविजुअल, HUA, फर्म, कंपनी, सब लोग मिला जुला के जिनका सेम मोटिव है वो लोग फॉर्म हो जाते हैं कि ये मोटिव को इनको
कंप्लीट करना है या पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हो जाते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो गया, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही ज्वाइन हो सकते हैं। क्या इसमें फर्म ज्वाइन हो सकती है? नहीं। कंपनी ज्वाइन हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल्स इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओके। लोकल अथॉरिटी क्या हो गई, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हो गई। लोकल अथॉरिटीज क्या हो गई, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हो गई। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स जैसे क्या हो गया, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया। ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और ये किस लिए फॉर्म होते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब सेम गोल। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस, या फिर आप बोल सकते हो इनका सेम मोटिव होता है। ओके, सेम मोटिव होता है इनका। इंडिविजुअल्स हमने देख लिया, एचयूएफ देख लिया, फर्म या फिर एलएलपी। ठीक है, कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट या फिर पब्लिक का। अब हमने ये देख लिया था कि टैक्स किस किस को पे करना पड़ता है, मतलब कौन लोगों को टैक्स पे कर सकते हैं। आपके पेट से नहीं पूछ सकते वो लोग कि आप टैक्स पे करो। लेकिन अब असेसी कब कहलाओगे आप असेसी कब कहलाओगे, आप असेसी जब कहलाओगे जब आप लायबल हो टैक्स पे करने की। कौन कौन पे कर सकता है, वो पर्सन्स हो गया। ठीक है, पर्सन्स में हमने देख लिया कौन कौन पे कर सकता है। लेकिन हु इज लायबल टू पे टैक्स, जिसको टैक्स पे करना है उसको हम असेसी बोलते हैं। तो असेसी में क्या होता है, जैसे कि हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स। समझो मैंने अपनी एनुअल इनकम है मेरी 1,00,000 रुपए। ठीक है, पूरे साल में मैंने कितना कमाया, सिर्फ 1,00,000 रुपए। मैं लायबल नहीं हूँ टैक्स पे करने के, मैं असेसी नहीं कहलाऊंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी हुई है 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख, 2,50,000। उसके नीचे अगर मेरी इनकम है, मैं असेसी नहीं कहलाऊंगी, मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन मेरी इनकम 2,50,000 से ऊपर हो जाती है, वो साल से मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, वो साल से मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो असेसी कौन हुआ, हु इज लायबल टू पे टैक्स। सिर्फ अपना टैक्स नहीं, कभी कभी क्या होता है, मैं कुछ नहीं कमा रही, मैं वैल्यू, मेरे 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, 2,00,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन जो पर्सन की मैं लीगल गार्डियन हूँ वो इंसान कमा रहा है 6,00,000 10,00,000, तो उसके बिहाफ पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। उसकी इनकम से टैक्स लूंगी, मैं उससे ही पैसे लूंगी। लेकिन ITR आपको फाइल करने के लिए आपको मेजर होना पड़ता है। ठीक है, आपके पास पैन होना चाहिए ITR फाइल करने के लिए। तो माइनर है जो जिसके मैं लीगल गार्डियन हूँ, तो उसके लिए मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन भी मैं टैक्सेबल हो जाऊंगी। क्या सिर्फ टैक्स के लिए ही पर्सन असेसी कहलाएगा? नहीं, आपका टैक्स हो या आपके ऊपर कोई चीज़ की पेनाल्टी लगी हुई हो, रिफंड आने का हो आपको, ठीक है, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट करा है तो आप असेसी इन डिफ़ॉल्ट कहलाओगे। ठीक है, मगर आप असेसी ही में ही आओगे, असेसी की डेफिनेशन में ही आओगे। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे थी पर्सन्स की डेफिनेशन, वो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स देख लेते हैं। इनकम टैक्स क्या महीने महीने भरना पड़ता है? नहीं, ये एक एनुअल टैक्स होता है जो आपको एनुअली भरना पड़ता है, और ये आपकी इनकम के ऊपर ही बेस्ड होता है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। इसके फिक्स्ड रेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको भरना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से टैक्स नहीं भर सकते इसके अंदर, जो इन्होंने रेट्स दिए हुए हैं उसी के रेट्स के बेसिस पे आपको भरना पड़ता है। और ये इनकम टैक्स भरने के लिए किसको भरना है, कितना रेट एप्लीकेबल है, उसके लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस और कौन सी इनकम है वो सब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, जो इसके बाद चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि इनकम में कौन सी इनकम आती है, किस किस इनकम पे हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 इनकम हेड्स बोलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ इनकम्स। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड सैलरीज, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम अंडर दी हेड PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, income under the head capital gains, income under the head income from other sources। 5 हेड है, कौन से income under the head salaries, house property, PGBP profit and gains of business and profession, and capital gains and income from other sources। तो सैलरीज में क्या हो गया, जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को सैलरी इनकम आती है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या हो गई, आपके पास रेंट, आपके पास हाउस है,
ठीक है, आपने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, आपको रेंट आ रहा है, लीज आ रहा है, कुछ भी इनकम आ रही है आपको प्रॉपर्टी में से, तो वो हाउस प्रॉपर्टी पे आ जाती है। पीजीपीपी में क्या होता है, अगर आपके पास शॉप है, आपको उसमें से इनकम आ रही है, आपको पैसे आ रहा है, या फिर आपकी कंपनी है, या फिर आपकी क्या है, हाँ टीचर है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इन सबको जो भी इनकम आती है स्किल्स के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, उनको प्रॉफिट एंड गेन्स बोलते हैं। कैपिटल गेन्स में क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी का तो रेंट हमने यहाँ पे देख ही लिया था सेकेंड पॉइंट में। कैपिटल गेन्स में क्या आता है, अगर आप हाउस को सेल करते हो, अगर आप शेयर्स को सेल करते हो, ठीक है, वो सब आपके कैपिटल गेन्स में आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, ये है लेफ्ट ओवर सेक्शन बोलते हैं इसको, ETC कैटेगरी। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे आपने गैम्बलिंग करके पैसा कमाया, ठीक है, आपकी लॉटरी लग गई, उसमें पैसा आया आपको, ठीक है, आपने हॉर्स रेस में पैसा आ गया, ठीक है, आपको इंटरेस्ट इनकम आ गई, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम आती है ना। इंटरेस्ट इनकम कैसे आएगी, बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है, उस पे सेविंग्स बैंक पे आपको इनकम आती है, या आपकी FD है उस पे आती है, ये पूरा मिला के आपको ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है। उसमें से ये डिडक्शंस का चैप्टर सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बता दूंगी मैं आपको, और फिर उसके बाद आपको ये माइनस करने के बाद आता है नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एक सेक्शन दिया हुआ है 288A। इसके अंदर क्या होता है, हम किसको राउंड ऑफ करते हैं, इनकम को। सपोज हमारी इनकम है 7,59,000, ओके, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे टू 596, ओके, 596। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 7,06,000। ये इनकम राउंड ऑफ के लिए। एक आएगा आपको आगे 288B राउंड ऑफ, वो हमारा टैक्स राउंड ऑफ करते हैं हम। उसके अंदर क्या राउंड ऑफ करते हैं, टैक्स राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 10 मल्टीपल ओनली, तो नियरेस्ट 10 मल्टीपल। आप समझो हमारा टैक्स आया 256, तो हम इसको ले लेंगे 260, ठीक है। अगर हमारा टैक्स आया 3,500, तो हम इसको ले लेंगे 3,530, और अगर आ गया 3,521 तो 3,520 ऐसे। अगर 5 से इस साइड है तो बड़ी डिजिट ले लेना, इस साइड है तो छोटी डिजिट ले लेना। अब ये आ गया मेन चैप्टर, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए थे यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे हम टैक्स रेट्स पढ़ेंगे, ओनली टैक्स रेट्स पढ़ेंगे। टैक्स रेट्स क्या है, उसके अंदर मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज, रिबेट, ये सब सेक्शंस पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, लेकिन बहुत इजी सेक्शंस हैं, हमको बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हम पहले टैक्स रेट्स देख लेते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कंप्यूटेशन कैसे होती है इन सब की। तो अगर हम इंडिविजुअल्स का देखते हैं, यहाँ पे सब चीज़ का अलग दिया हुआ है, जैसे इंडिविजुअल का दिया हुआ है, HUF, AOP, POI वगैरह का दिया हुआ है। तो अब इंडिविजुअल का हम टैक्स रेट देख लेते हैं। इसको हम स्लैब रेट बोलते हैं, ठीक है। स्लैब रेट मतलब इतने तक इनकम है, 2.5 लाख तक इनकम है तो नो टैक्स, 2.5 के ऊपर है लेकिन 5 तक है तो 2.5 से 5 कितना हो गया, 2.5 लाख। 5 लाख माइनस 2,50,000 is 2,50,000, उस पर 5%। वैसे ही हमें यहाँ तक टैक्स कंप्यूट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे समझो अब हमारी इनकम है 2,50,000, ठीक है, तो टैक्स रेट कितना लगेगा, निल लगेगा। तो हमारा टैक्स कितना हुआ, 0। लेकिन अब हमारी इनकम है 3 लाख रुपए, ठीक है, ये हमारी इनकम बता रही हूँ मैं आपको, इनकम है 3 लाख रुपए। तो आपको इस पे टैक्स कैसे लगेगा, पहले 2,50,000 पे 0, ठीक है, फिर बचे कुछ कितना हुआ, 2,50,000 माइनस 3,50,000, 50,000 पे आपको लगेगा 5% के हिसाब से 2,500। तो यहाँ पे आपका टोटल टैक्स कितना हो गया, 2,500 आपका टैक्स हो गया। अब अगर हम इसको एक और एग्जांपल लेके देखें, 7 लाख का ले लेते हैं। चलो, अगर आपकी इनकम यहाँ पर है 7 लाख रुपीज़, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा टैक्स रेट के हिसाब से। 2,50,000 पे 0 इनकम रहेगी, 0 टैक्स रेट रहेगा। नेक्स्ट 2,50,000 माइनस 5 लाख इज 2,50,000, उसके ऊपर 5% से करोगे आपको तो कितना आएगा,
12,500। ओके, फिर उसके बाद आपको कितना बचा, 5 हो गया, 2 लाख बचे। 5 लाख 5 to 10 का स्लैब है ना यहाँ पे, दूसरा स्लैब कितना है 5 to 10 का है, तो 2 लाख पे कितना लगा, 5 के ऊपर कितनी है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर कितना लगेगा 10% के हिसाब से लगेगा आपको, यानी कि 1 लाख रुपए। कितना हो गया 112,500, 1,12,500। ऐसे कंप्यूट होगा। ऐसे नहीं है कि आपको 7 लाख है तो 7 लाख 5 से 10 के रैंक में आ गया तो पूरे 7 लाख के ऊपर आपको कितना कहते हैं 20% लग जाएगा, वैसे नहीं है। और सॉरी, ये 20% है और ये 40,000 लगेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 52,500। ऐसे ही हमने सरचार्ज का देख लेते हैं, सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल है वो देख लेते हैं एक बार। सरचार्ज के अंदर लिखा है 50 लाख तक नो टैक्स, नो सरचार्ज। 50 से ज़्यादा है 1 करोड़ तक तो 10%, वैसे ये 15%, 25%, 37% ऐसे दिया हुआ है इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसको कंप्यूट कैसे करते हैं। सपोज हमारी इनकम है 60 लाख रुपीज़, ठीक है, तो अब हमें नॉर्मल टैक्स लगेगा 2.5 लाख पे 0, फिर उसके 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब के अंदर 12,500 रुपये, फिर उसके बाद 5 लाख पे आगे यानी कि 5 लाख to 10 लाख वाले स्लैब में 5 लाख पे हमें लगेगा 1 लाख रुपये 20% के हिसाब से। फिर 50 लाख कितना बचा यहाँ पे 60 लाख माइनस 10 लाख, 50 लाख होगा। 50 लाख पे हमें लगेगा 30% के हिसाब से यानी कि 15 लाख। तो इसका टोटल कितना हो गया 1612500। इसके ऊपर हमें सरचार्ज लगेगा, हाँ लगेगा। कितने % से लगना चाहिए 10% से लगना चाहिए। तो 10% कितना हो गया इसका, इसका टोटल आएगा आपका 1773750। तो हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, सेस लगाना पड़ता है 4% पे, 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज। सरचार्ज किस पे लगता है, टैक्स पे लगता है। तो हमारा ये सेस लगने के बाद आ जाएगा 1844700, 1844700 आ जाएगा। ये हमारा सरचार्ज का क्वेश्चन हो गया। एक बार वापस देखना है कि कैसे करा है। आपकी इनकम है 60 लाख रुपीज़, ठीक है, आपने इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट कर लिया। टैक्स कैसे करोगे, अप टू 2.5 लाख 0 रुपीज़, 0% टैक्स लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता है। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों का 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 5% लगा तो 12,500 हो गया। फिर 5 लाख से 10 लाख तक का स्लैब कितना है 20% का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 लाख। 5 लाख पर 20% इज 1 लाख। ओके, फिर इसका डिफरेंस चेक करेंगे। हाँ, 10 के अबव बोला इन्होंने, तो हमारी इनकम कितनी है 60 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया 50 लाख। 50 लाख के ऊपर 30% से लगेगा, कितना आएगा 15 लाख रुपए। तो ये पूरा अगर आप टोटल करोगे तो आपको आ जाएगा 16,12,500 रुपीज़, ठीक है। इसके ऊपर आप 10% का सरचार्ज लगा दोगे क्योंकि वहाँ पे 10% बोला हुआ है। सरचार्ज आपका फ्लैट रेट्स होते हैं, ये स्लैब रेट नहीं होता है, तो सीधा आप इसके ऊपर कंप्यूट कर लोगे। इसका 10% आप कंप्यूट करोगे तो आपको आएगा 161,250, ये रहा 161,250। फिर उसके बाद जो भी टैक्स आएगा 1773750 इन आर केस, उसके ऊपर 4% का सेस लगाना कंपलसरी है। सेस हर केस में लगेगा, 4% से ही लगेगा और टैक्स पे ही लगेगा, ठीक है। तो ये हमने सेस लगा दिया। सेस कंप्यूट करोगे तो आएगा 70950, ये आपका टोटल आ गया। दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। ऐसे हम सरचार्ज कंप्यूट करते हैं, ठीक है। और हमने इनकम कैसे कंप्यूट करी थी, ऐसे। इसके अंदर स्लैब रेट होता है। अगर आपकी एज 70 है तो आपको ये वाला स्लैब रेट नहीं, ये वाला स्लैब रेट लगेगा। HUF के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए, AGP के लिए, सबके लिए सेम है। AGP क्या हो गया, AGP क्या हो गया,
AJP क्या हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो लास्ट वाला पर्सन की डेफिनेशन में लास्ट वाला केस। सरचार्ज भी इसका सेम है। कंपनी का अलग है, डोमेस्टिक का 30, फॉरेन का 40%। सरचार्ज भी अलग है, याद करने पड़ेंगे आपको, क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। हमने टैक्स रेट तो देख लिए, जो जो लगेंगे वो जनरल टैक्स रेट होते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टैक्स रेट दिया हुआ है। स्पेशल टैक्स रेट क्या है, हमने इनकम देखी थी, 5 हेड थे। क्या क्या थे एक बार देखो, सैलरी थी, हाउस प्रॉपर्टी था, PGBP था, कैपिटल गेन था और IFOS था। ठीक है, सैलरी पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, PGBP पे नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा। कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नॉर्मली 12 मंथ्स होता है, लेकिन इसमें आपको जब वो चैप्टर आएगा उसमें बताया जाएगा कि कौन से में 36 मंथ्स लेने हैं, कौन से में 12 मंथ्स लेने हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे आपको लगेगा 20%। आपको नॉर्मल इनकम का स्लैब रेट नहीं लगेगा। इनकम का स्लैब रेट क्या हो गया कि 2.5 लाख पे 0, 2.5 से 5 पे 5%, वो सब नहीं लगेगा। इसके अंदर फ्लैट रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी आया 20% ले लो। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की सबको मिलेगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म इनकम हो या कोई भी इनकम हो। और शॉर्ट टर्म अगर 11A में क्या होता है, STT पेड बोलते हैं इसको। ठीक है, STT मतलब जब हमें शेयर से इनकम होती है, कोई चीज़ से इनकम होती है, तो ये लोग हमें STT, एक टैक्स होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो हमें डिडक्ट करके देते हैं। तो इसलिए इस केस में टैक्स रेट कम है, जो है 15%। ठीक है, कैजुअल इनकम किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 2 पार्ट ले लो। एक हो गया कैजुअल इनकम्स का। कैजुअल इनकम क्या हो गई, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब से जो भी आपको पैसा आता है उस पर सीधा 30% लग जाता है। और बाकी सब नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्स होगा IFOS में। बाकी सब क्या बचा, जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपको, वो सब स्पेशल रेट पे टैक्स नहीं होगी, वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होगी। ये थोड़े से पॉइंट्स से आप चेक कर लेना। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बताई हुई है इसके अंदर। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का बताया हुआ है, राउंडिंग ऑफ का सेक्शन आया हुआ है 288B का। ठीक है, कैजुअल इनकम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो बता दी है, एक बार आप रीड थ्रू कर देना। उसके बाद अब आता है रिबेट का सेक्शन। इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, रिलीफ देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या देती है, रिलीफ देती है, बेनिफिट देती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट हमारे हर फाइनेंस बजट में चेंज हो सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है। आप किसको मिलेगा, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलेगा। आप नॉन रेजिडेंट हो तो क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप फर्म हो, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। सिर्फ रेजिडेंट और इंडिविजुअल, ये 2 चीज़ होनी ही चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल ही होना चाहिए। अब रेजिडेंट कौन होता है ये क्वेश्चन है, हम वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। रेजिडेंट का चैप्टर है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया हुआ है उसमें। तो इसमें रिबेट कितना मिलेगा हमें, रिबेट हमारा अवेलेबल है 100% ऑफ टैक्स या फिर 12,500 रुपये। ये 12,500 रुपये की लिमिट हर वक्त चेंज होती रहती है, तो हमें वो ध्यान रखना है। ठीक है, रिबेट कितना है, लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स या 12,500 रुपीज़। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ। अगर मेरी इनकम है 5,50,000 रुपये, क्या मुझे रिबेट मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम हमारी सिर्फ 5 लाख होनी चाहिए, 5 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5 लाख या 5 लाख से नीचे हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 5 लाख हो सकती है, 5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है। तो अगर हमारी इनकम समझो 3 लाख रुपए है, ठीक है, अगर हमारी इनकम 3 लाख रुपए है तो क्या हमें रिबेट मिलेगा, हाँ मिलेगा। कितना मिलेगा वो तो हमको पहले टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। तो 2.5 लाख पे 0 टैक्स है, बचा कितना 50,000 ही बचा ना, 3 लाख, हाँ 50,000 पे 5% लगाओगे तो कितना आएगा 2,500 रुपीज़। तो हमारा टैक्स पेएबल कितना हो गया 2,500 रुपीज़ और 12,500, ये बी वाली लिमिट हो गई। विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से छोटा कौन सा है 2,500। इन्होंने विच एवर इज लोअर क्यों बोला, क्योंकि आपको जो भी टैक्स पे करना है वही आपको रिबेट मिलेगा ना, उससे ज़्यादा तो इन्हें रिबेट मिल सकता है। 12,500 रिबेट दे दिया आपको, तो क्या आपको 10,000 रुपये रिफंड करेगी इनकम टैक्स वाले, नहीं। इसलिए यहाँ पे लोअर ऑफ ही दिया हुआ है, लोअर ऑफ ही दिया हुआ है, ये याद रखना कि ये लोअर ऑफ है। ठीक है, हायर नहीं है, लोअर ऑफ है।
हमने एक रिबेट का सेक्शन देखा था अभी, उस पे था कि सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को ही आपको रिबेट मिल सकता है, लेकिन जो ये मार्जिनल रिलीफ है वो सारे एसएससीज को मिल सकती है जिनके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो इंडिविजुअल को सरचार्ज कब एप्लीकेबल है? 50 लाख इनकम से ऊपर, ठीक है। वैसे कंपनीज को 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। वैसे सब लोगों को सरचार्ज जिसके ऊपर है ना, जिसको सरचार्ज एप्लीकेबल है ना, वहीं पे ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो मार्जिनल रिलीफ मिल क्यों रहा है हमें? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अब हमारी इनकम समझो 50 लाख रुपए इनकम बताई हुई है कि 50 से ऊपर होगी तो आपको सरचार्ज लग जाएगा। समझो हमने 50 लाख पे 50,000 रुपये कमा लिए, ऊपर 50 लाख 50,000 कमा लिए, या 50 लाख समझो 5,000 कमा लिए, ठीक है। आपने कितना कमा लिया? 50 लाख रुपीज़ एंड 5,000, 50 लाख 5,000 रुपीज़। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ये 5,000 रुपये जो हमारी इनकम है वो एक्स्ट्रा होने के कारण हमें सरचार्ज लग जाएगा 10% पे, 10% ऑफ टैक्स, इतना हमें सरचार्ज लग जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देते हैं, जहाँ पे आपका जो सरचार्ज होता है, वो जो आपका सरचार्ज लग रहा है वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। कौन सी इनकम? जो आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है जिसके कारण आपको सरचार्ज लग रहा है, वो इनकम। तो अगर समझो हमारा सरचार्ज लग रहा है 5,000 समझो, ठीक है, और हमारा टैक्स लग रहा है 5,000 के ऊपर 30%, लास्ट वाले स्लैब से देखोगे तो 1,500 रुपये, तो कितना हो गया? 6,500 रुपये। तो हमारा इतना टैक्स लग रहा है, इसको हम मान लो 6, इसको ले लो 7, इतना समझो हमारा सरचार्ज लग रहा है। लेकिन हमारी इनकम कितनी है एक्स्ट्रा वाली? सिर्फ 5,000 रुपये। तो क्या कोई भी ये इनकम शो करेगा? 5,000 नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टैक्स इज वॉट एवर यू अर्नड। तो वॉट एवर वी अर्नड इज 5,000 इन दिस केस, है ना, 5,000 एक्स्ट्रा अर्न किया हमने। 50 लाख रुपीज़ 5,000, 50 लाख 5,000, ठीक है। मैं आपको एक ये एग्जाम्पल देके बता देती हूँ कि कैसे लग रहा है। तो इनकम हमारी हो गई 1 करोड़ 1 लाख रुपए, 2.5 लाख पे हमारा लगा 0% पे 0 रुपीज़, फिर 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% पे 12,500, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 5% हुआ, 5 लाख पे कितना लग रहा है हमें? 20% लगेगा तो 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा? 10 लाख के ऊपर, ठीक है, 10 लाख के ऊपर कितना है? 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़, तो 91 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ 1 लाख को 10 लाख से माइनस करोगे तो 91 आएगा। उसके ऊपर कितना लग रहा है? 30% के हिसाब से लग रहा है, तो कितना आएगा? 27,30,000, 27,30,000। इस सब का टोटल हुआ 28,42,500 रुपीज़, ओके। सरचार्ज हमारा लगेगा 15% के हिसाब से, क्योंकि दिस इज मोर देन 1 करोड़, मोर देन 50,000 पे, मोर देन 50 लाख पे है आपका 10% का रेट, लेकिन मोर देन 1 करोड़ पे आपका रेट है 15%। तो 15% किसका लोगे? ये वाले टैक्स के अमाउंट का, 28 लाख चल रहा, तो कितना आएगा? 4,26,375। इसका टोटल करोगे आएगा 326,8875। लेकिन अगर हमारी इनकम होती, ये कितना 1 लाख के कारण ही हमारा ये सब लोचा है ना, ये 15% का होना तो 10% लगता। मगर अगर हमारी इनकम होती 1 करोड़ रुपए, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम को हटा देंगे जिसके कारण सरचार्ज लग रहा है या सरचार्ज का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा टैक्स कितना होता? 2.5 लाख पे वही 0, फिर दूसरे 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब पे 5% 12,500, फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक 5 लाख का डिफरेंस हुआ 1 लाख रुपए 20% के हिसाब से। फिर कितना बचा? 10 लाख के ऊपर 1 करोड़ कितना हुआ? 90 लाख रुपए, ठीक है। 90 लाख पे कितना लगेगा? 90 लाख पे 27 लाख रुपीज़, ठीक है। इसका टोटल आएगा टैक्स अमाउंट का 281,2500। सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। किसके ऊपर लगेगा? इसके ऊपर लगेगा। 10% कितना हो गया? 281,250, है ना।
इसका टोटल आ जाएगा 3093750 और ये हमारा टैक्स लगना चाहिए था, ठीक है। जो हमें ये अमाउंट बताया हुआ है ना, इतना हमें टैक्स लगना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कितना, इतना लग रहा है 32,68,000 लग रहा है। लगना चाहिए था हमें 30,93,750। तो यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, हम इनकम को ऐड कर लेंगे। 1,00,000 रुपये है ना, एक्स्ट्रा इनकम हमारी कितनी है, 1,00,000 रुपये। तो ये कितना हो गया, 3193,750। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 75,125 डिफरेंस आएगा। तो इतना आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे, इतना आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। जितना आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे ना, उतना आपको टैक्स कम पे करना है। तो टैक्स हमारा कितना आ रहा था पहले, टैक्स पेएबल वाज 3268875, मार्जिनल रिलीफ हमें मिला 75125। तो टैक्स पेएबल कितना हो गया, 3193,750, ठीक है, टैक्स पेएबल। इसके ऊपर आप सेस ऐड कर लेना, कितना, 4% के रेट पे। ये आपका सेस मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरा मार्जिनल रिलीफ आपके लिए एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, आंसर आपको आ ही जाएगा। मार्जिनल रिलीफ हम क्यों देते हैं, सबसे पहले किसको देते हैं, हर एसएससी को देते हैं। क्यों देते हैं, जिनके ऊपर सरचार्ज लग रहा है और सिर्फ थोड़ी सी इनकम के कारण उनका सरचार्ज लग रहा है। अगर मेरी इनकम 50 लाख की होती, क्या मुझे सरचार्ज लगता, नहीं लगता। मेरी इनकम हो गई 50,10,000 रुपये, 50,10,000 रुपये, उसके कारण मैं कितना परसेंट सरचार्ज पे कर रही हूँ टैक्स के ऊपर, 10% सरचार्ज पे कर रही हूँ। और जो 10,000 रुपये उस पर जो टैक्स लग रहा है वो तो लग ही रहा है, तो इसका जो टैक्स कंप्यूट करेंगे वो तो करना ही पड़ेगा हमें, उसके ऊपर में सरचार्ज पे करना पड़ रहा है, इसलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ये लोग। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, एक में बोला है कि जितनी आपकी एक्चुअल इनकम है, ठीक है, उतनी, कितनी आपकी एक्चुअल इनकम है, 50 लाख रुपये 10,000 रुपये, 50,10,000 रुपये आपकी एक्चुअल इनकम हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपकी इनकम ले लो कि जिसके कारण आपको सरचार्ज नहीं लगता, 50 लाख रुपये ये ले लिया आपने। अब 50,10,000 पे पूरा टैक्स कंप्यूट करो, सरचार्ज कंप्यूट करो, सब करो नॉर्मली, और 50 लाख के ऊपर सरचार्ज कंप्यूट करो, टैक्स कंप्यूट करो, सब करो। फिर जो 50 लाख की इनकम है ना, उसके ऊपर आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है 10,000 रुपये, वो ऐड कर लो और इन दोनों का डिफरेंस देखो। जितना डिफरेंस आएगा उतना आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। जो भी हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा वो हमें ओरिजिनल 50,10,000 में से डिडक्ट कर देना है। बचा कुचा अमाउंट हमारा एक्चुअल टैक्स पेएबल होगा, जिस पे आप 4% का सेस ऐड कर दोगे। सेम हमने ये क्वेश्चन में करा हुआ है, तो आप एक बार वापस चेक कर सकते हैं पीछे जाके। तो हमारा ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जनरल टैक्स तो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर याद करने के लिए एक पर्सन्स की डेफिनेशन दी हुई है और ये टैक्स रेट्स दिए हुए हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका है रिबेट एंड मार्जिनल रिलीफ, जो आपको बिना करे जाना ही नहीं है एग्जाम में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या आप चाहते हो कि मार्जिनल रिलीफ का एक प्रॉपर बड़ा वीडियो बनाया जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।